नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 10वीं क्लास के छात्र छात्राएं जानते हैं कि हम जो काव्य खंड में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। लगभग 5 पाठ हो गए हैं। व्याकरण में भी हमारा अच्छा पोर्शन हो गया है। अब बात कर लेते हैं अपन गद्य खंड की, कहानी खंड की। तो गद्य में हमारे जो जैसे क्रम चल रहा है, काव्य खंड में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चल रहा था, उसमें 9 पाठ है। तो 9 में से हमने 5 पढ़ लिए हैं और सिलेबस होस्ट के आपके 50% या 40% है, एग्जाम में होने की संभावना है। तो उसके पाठों में ही कम किया जाएगा। मैं आपको जहाँ तक ज़्यादा नहीं, बट इतना है कि व्याकरण के पोर्शन में कम नहीं होगा, बट उसके किताबें कम हो सकती हैं। सो हमने 5 पाठ काव्य खंड पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद अब जो गद्य खंड है उसका भी जरूरी है। तो इसमें जो 9 के बाद 10वां नंबर है वो गद्य खंड में शुरू होता है। तो गद्य खंड में एक पाठ हमारा, इसका नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये पाठ का नाम है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी 10वीं क्लास के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से लिखना है कि ये जो पाठ का नाम है गद्य खंड, अच्छी बात है। गद्य को हम कहानी होगा, कहानी नहीं होती है। थोड़ा सा बोधात्मक ज्ञानात्मक प्रश्नों को एक निबंध विधा में या किसी अन्य विधा में पढ़ना पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये जो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है, इसके सुप्रसिद्ध लेखक कहूँ कि बहुत ज्यादा हिंदी भाषा के जानकार, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैसे इनके नाटक ज्यादा प्रचलित हुए हैं। तो ये जो हमारा एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है, ये क्या है? ये नाटक नहीं है, ये इनका निबंध है। तो ये नाटक, निबंध, कहानी का मतलब है कि जब हम इन रचनाओं को पढ़ते हैं तो इन रचनाओं को व्याकरणिक रूप से कोई नाम दिया जाता है। तो ये जो लेखन शैली के आधार पे होता है, पात्रों के आधार पे होता है। तो ये जो अद्भुत अपूर्व शब्द पढ़ रहे हैं, ये क्या है? निबंध है। क्या है ये? निबंध है। तो इनके नाटक भी है और रचनाएं पढ़ेंगे, बात की बात है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र व्यक्ति को पढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसे लेखककार है, निबंधकार है। तो लेखक, इनका लेख क्या है? निबंध है। तो निबंध की बात करूं मैं, तो देखिए सबसे पहले हमारे प्रश्न आता है बोर्ड में कि एक लेखक या कवि का परिचय पूछ जाता है। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि एक अद्भुत अपूर्व जो स्वप्न है, ये निबंध है। लेखक का नाम है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र है। देखिए, तो इसके बाद है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यक्तित्व की या व्यक्तिगत परिचय की। तो व्यक्तिगत परिचय की बात करूँ तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इनका जो जन्म है वो 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 9 सितंबर 1850, याद रखना, भूलना नहीं है। अब 9 सितंबर के बाद देखिए मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हो गई है। सोचने की बात है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लगभग 35 ईयर्स होता है। 35 वर्ष वो ज्यादा नहीं होते हैं किसी व्यक्ति के लिए। लोगों के बस मनुष्य की 100 वर्ष की आयु मानी गई है। आधुनिक जो समय है इसमें जो बीमारियां ज्यादा हैं, कोरोना चल रही है, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए कि जो मनुष्य की 100 वर्ष की सीमा यहाँ पे 35 वर्ष में ही चल रहे हैं। हो सके कोई कारणवश हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन हमें ये देखना है कि इनकी जो उपलब्धियां हैं वो क्या क्या है। तो 1885 में का देहांत हो जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हमारा दिया है कि इनके पिताजी जो है उनका नाम है गोपाल चंद्र है और ये खुद साहित्य प्रेमी थे। ठीक है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी बचपन से कविताओं का या लेख लिखने का इनमें जज्बा था, जुनून था और आदत भी थी। ठीक है, इनका जो शैक्षिक शिक्षा की बात करूँ, प्रारंभिक शिक्षा की बात करूँ मैं, तो शिक्षा वो घर पर ही संभव हुई कि माता पिता ही इन्हें पढ़ाते थे और उन्हें ज्ञान करके ही है ना, पिताजी भी इनके साहित्य प्रेमी रहे थे, साहित्य लिखते थे। तो इस हिसाब से ये क्या है कि उस घर की शिक्षा पे ही इन्होंने अपनी शिक्षा को आत्मिक शिक्षा बनाकर और उसको पढ़ना शुरू किया है। तो साहित्य में, साहित्य से अनुराग था। पॉइंट में छोटा बना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साहित्य का मतलब होता है जो लेखक होते हैं, लेखिकाएं होती हैं, उनकी रचनाओं का आंकलन करना, उसे पढ़ना लिखना होता है। तो साहित्य में जो है इनका अनुराग था, साहित्य से प्रेम था। तो जब चाहे जिस प्रकृति है, मनुष्य है, किसी को आधार बना के कविताओं का अंकन करना, कविता लिखना। और यूँ कहूँ कि साहित्य में इनका इतना गहरा छाप है कि इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ, साहित्य में इनकी बहुत अच्छी पकड़ रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उसके बाद ये बात करें कि जो ये बताया है कि अद्भुत बात, अद्भुत का मतलब कि जो स्पेशल है, तो 11 वर्ष में ही कविता लेखन प्रारंभ करती है। सोचने की बात है कि मात्र 11 वर्ष की उम्र का जो बच्चा वो क्या कुछ कर सकता है। आप देख सकते हैं
खेलने खाने की उम्र होती है। जैसे आप जानते हो 6 अवस्था 5 वर्ष तक होती है, उसके बाद 5, 6 से 12 की बात करते हो बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था में इन्होंने क्या कर दिया है, बाल्यावस्था में इन्होंने तो कविताएं लिख दी है और छपने लग गई कि कविताएं इनकी सोचने की बात है। तो आप कहते हैं कि अपने हिंदी में देखो 10वीं क्लास में लोकोक्ति मुहावरे भी चल रहे टॉपिक है, तो लोकोक्ति मुहावरे किताबों के बीच से ही निकलते हैं और बोर्ड में है ना एग्जाम्पल के तौर पर जो किताबी है वही मुहावरे लोकोक्ति आते हैं। मुहावरे लोकोक्ति अलग से भी होते हैं लेकिन अपने एग्जाम में है वो किताबों के आते हैं। तो किताबों को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे भी है कि पूत के पग पालने में दिखना, एक लोकोक्ति है, पूत के पग पालने में दिखना। अब देख रहे हैं कि 11 वर्ष की उम्र में बाल्यावस्था में जो खेलने की उम्र होती है उस उम्र में कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, या उसकी उम्र में कविता लेखन कर रहा है, कविता लिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने जो लेखन की उम्र आएगी, कविता करने की उम्र आएगी, उसमें क्या कुछ नया करेंगे। ठीक है, तो ये इनकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का परिचय मिल रहा है और इनके माता पिता के द्वारा इनको जो साहित्य की शिक्षा या जो प्रारंभिक शिक्षा है इसका यहाँ पे परिचय देखने को मिल रहा है। कवि जो है कवि वचन सुधा, ये देखिए तो इनका लेखन होगा। बात करूंगा कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, मैगजीन एक पत्रिका की तरह होता है, इसमें काफी कुछ अलग आर्टिकल्स कर सकते हैं। तो हरिश्चंद्र मैगजीन है, हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है कि कवि वचन सुधा ये एक पत्रिका का नाम है, एक अखबार का नाम है जो संपादन किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र मैगजीन ये भी पत्रिका का नाम है, इसका संपादन भी इन्होंने किया है। हरिश्चंद्र चंद्रिका ये भी पत्रिका। तो प्यारे बच्चों के एग्जाम में आ सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय लिखेंगे तो उसका जन्म, इनकी कृतियां बताते बताते बताए कि कवि वचन सुधा एक पत्रिका लिखी इन्होंने, हरिश्चंद्र मैगजीन लिखा, हरिश्चंद्र चंद्रिका ये इनकी पत्रिकाओं का नाम है जो आपको बखूबी याद होना चाहिए। अब बात करें कि 6 जनवरी 1885 में 35 वर्ष की उम्र में ही इनका देहावसान हो गया है। ठीक है, और इनको भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस बात को हम जान ले, भारतेंदु ने कहा जाता है। भारत के साहित्य क्षेत्र में बहुत कुछ इनका सराहनीय कार्य रहा है, इसलिए इन्हें उपाधि दी है। अब अगर आपको थोड़ा दिख रहा हो तो मेरे इनके जो रचनाएं हैं, अधिक रचनाएं इसके यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, डिस्कस किया है। सो प्लीज आप ध्यान दें कि सबसे पहले पढ़ रहे हैं नाटक पढ़ेंगे, बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे। प्रेम माधुरी है, प्रेम फुलवारी है, वेणु गीत है और प्रेम सरोवर है। ये इनके नाटक है जो आप आराम से याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सादा तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे कि प्रेम माधुरी, माधुरी एक सुंदरी एक महिला का नाम हो सकता है। तो उस प्रेम माधुरी को क्या किया है कि माधुरी से, जैसे माधुरी लिखने की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया है कि माधुरी से प्रेम किया है। और प्रेम भी कहाँ किया है, फुलवारी में, प्रेम फुलवारी में। फुलवारी मतलब है फूलों की बाड़ी होती है, एक बहुत बढ़िया अच्छा एक बगीचा सा होता है, उसमें फुलवारी फूल लगे रहते हैं, फुलवारी कहते हैं। और आप जानते हैं जब प्रेम होता है चाहे वो भगवान से हो, माँ बाप से, किसी हो, तो उसमें क्या होते हैं वेणु, वेणु का मतलब वैसे बहुत कुछ अलग होता है लेकिन यहाँ पे वेणु वीणा वेणु गीत और गीतों का गुंजायमान किया जाता है। और ये सब पूरा जो है वो एक प्रेम का समुद्र बन जाता है, प्रेम सरोवर बन जाता है। मतलब साफ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम किया माधुरी से। प्रेम कहाँ किया, प्रेम किया फुलवारी में। और प्रेम में क्या बजाया, वीणा, यानी कि वीणा वेणु गीत उन्होंने गाए हैं। और वेणु गीत गाए हैं तो वो नजारा बन गया है प्रेम का सरोवर। और आप रहते हैं मानसरोवर। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, आपको ट्रिक पे समझना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के 4 नाटक इस प्रकार से हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए भारत की दुर्दशा, भारत दुर्दशा को भारत की दुर्दशा का है, ये इनकी कहानी बहुत सुप्रसिद्ध कहानी। इनकी ये जो कहानी है इसी से लोग इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, जानते हैं। आप कहीं देखिए बोल के देखना भारत दुर्दशा, तो जो पढ़ा लिखा जानकार है वो इसी का नाम अनाउंस करता है। तो भारत दुर्दशा की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। और ये है कि सत्य हरिश्चंद्र बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्य की सत्यवती कथा है, वो इसी पे डिपेंडेंट है। उसके बाद अपना आता है अंधेरी नगरी। ये आपने सुना होगा कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वगैरह, लेकिन यहाँ पे अंधेरी नगरी नाम का एक पार्ट है जो गुण अवगुण को लेकर लिखी गई बहुत अच्छी कहानी है। और प्यारे उसको अपने आते हैं निबंध विधा। तो निबंध का मतलब है कि एक अद्भुत अपूर्व श्रवण। तो ये निबंध ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं।
तो इनके निबंध बहुत से हैं, लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका यहाँ पे हमने जिक्र भी कर लिया है। प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व कैसा है, उनके पिताजी कौन है, कहाँ तक शिक्षा हुई है, कैसे शिक्षा हुई है और कितने दिनों तक ये हमारे बीच इस दुनिया में रहे हैं। उसके बाद इनका देहावसान हो गया, 35 वर्ष बहुत कम उम्र होती है, लेकिन कारणवश इनका देहांत हो गया है। लेकिन जो कुछ हमें मिला है उसी को हम पढ़ रहे हैं। और अब हमें पढ़ रहा है कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो प्रत्येक मनुष्य की आंखों में रहता है, उसके जिंदगी में रहता है, वो क्या है, उसको पढ़ना बाकी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें।